नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सेशन में। आज है 14 अगस्त 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो इस क्रम में अपने पहले टॉपिक की ओर हम मूव करते हैं, समझते हैं उसे। पहला टॉपिक हमारा है रिबूटिंग द कोर्ट्स। और रिबूटिंग द कोर्ट्स, कोर्ट्स जानते हैं आप लोग, संहिता। संहिता मतलब जैसे कि मान लो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, या सीआरपीसी है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो इसी सब को लेकर ये टॉपिक है। अभी आप सभी को पता ही होगा क्या हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, यानी एक तरह से कहें भारत सरकार ने, जो ब्रिटिश काल के जो आरंभिक कानून हैं, आपराधिक कानून है स्टार्टिंग वाले, जैसे आईपीसी हो गया, भारतीय दंड संहिता जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम है आईए, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है। तो इस सब को निरस्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक प्रस्तुत किए और कहा गया कि इसमें कुछ चेंजेज किए जाएंगे, है ना, कुछ बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि ये जो कानून है ना, ये पुराने हो चुके हैं और वर्तमान संदर्भ के हिसाब से सही नहीं है। लॉर्ड माइकॉले ने इसे तैयार किया था। और अगर आप देखो सुधार की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये एक तरह से औपनिवेशिक काल के कानून हैं जिसे एक शासक ने बनाया था। कानून जो होने चाहिए वो नागरिकों की भलाई के लिए होनी चाहिए। तो नागरिकों की भलाई तो उनका मकसद बिल्कुल नहीं था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से कानून बनाए थे, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है ही। तो इस सब को लेकर के किया गया है। और भारतीय संदर्भ में बात करूँ तो आपराधिक कानूनों में जो इम्प्रूवमेंट की मांग है, अमेंडमेंट की मांग है, वो बिल्कुल राजनीतिक दलों द्वारा या क्षेत्रीय स्तर पर उठती रही है। लेकिन वही है कि अगर आप देखें हमारे जो आपराधिक कानून हैं उसमें जो एक तरह से विसंगति हैं, कमियां हैं, समस्याएं हैं, इनकैपेबिलिटीज़ हैं, वो हमेशा से सामने आती रही हैं। तो उस सब को दूर करने के लिए ये सब किया गया है। और उसका अब सुधार की बात कर लें, थोड़ा बता ही देता हूँ आपको, फिर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर सुधार इसमें देखने हैं, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट हम देखते हैं क्या क्या है अमेंडमेंट। इसमें भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 है, ये आईपीसी की जगह लेगा। आईपीसी की जगह पे ये आएगा, भारतीय दंड संहिता की जगह पे आएगा भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। इसमें मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम जो पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट तक है। इसमें विवाह के झूठे वादे करके महिलाओं के साथ जो रिलेशन इस्टेब्लिश करने पर करीब 10 साल की कैद का सुझाव है, सजेस्ट किया गया है। उसके बाद फिर राजद्रोह कानून को रद्द किया जा रहा है, उसकी धारा जो 124A है। उसके बाद जो फरार अपराधी हैं उनकी एब्सेंस में भी उन पर मुकदमा चलेगा, ये प्रावधान है। पुलिस को 19 डेज में शिकायत की स्टेटस बतानी होगी, वो मेंशन करना होगा। और साथ ही अगर 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाला कोई केस अगर वापस लेना है तो ऐसा करने से पहले पुलिस को पीड़ित को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं। और विशिष्ट अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की भी स्टार्टिंग की बात है। और पुलिस को आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिन मिलेंगे। हाँ कि जो न्यायालय है 90 दिन की मोहलत और दे सकती है, लेकिन इससे अधिक की मोहलत नहीं मिलेगी। तलाशी जब्ती की वीडियोग्राफी करने की बात की जा रही है, अनिवार्य किया जाएगा। इसके बिना आरोप पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7 साल की सज़ा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह जो हैं अनिवार्य होंगे। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो आरोपी के रिश्तेदारों को ये बताएगा कि आपका जो आरोपी है वो पुलिस हिरासत में है, पुलिस कस्टडी में है। मृत्युदंड की माफ़ी की बात करें, अगर सज़ा के माफ़ी की बात करें तो इसे केवल आजीवन कारावास बदला जा सकता है। और आजीवन कारावास को अगर माफ़ी के तौर पर देखा जाए तो 7 वर्ष तक की सज़ा में बदला जा सकता है। 7 वर्ष तक की कारावास की सज़ा को केवल 3 वर्ष तक के कारावास से बदला जा सकता है। 0 एफआईआर जो है वो कहीं भी होगा, नागरिक कहीं भी करा सकता है, चाहे जो घटना का अधिकार क्षेत्र कहीं भी हो। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो विधेयक में मेंशन की गई हैं। हालांकि इस पर चर्चा होगा, कुछ हटाए भी जा सकते हैं, कुछ जोड़े भी जा सकते हैं, जैसा कि उचित लगे। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो उसके आगे अब ये एडिटोरियल है हमारे आपके लिए समझने के लिए कि हमारे आपके लिए क्या है, क्या जानना चाहिए। इसमें कुछ सुझाव वगैरह हैं, कुछ बातें कही गई हैं, उसको लेकर के वो हम समझेंगे। रिबूटिंग द कोर्ट्स, कोर्ट्स को रिबूट करना मतलब फिर से शुरू करना, एक नई शुरुआत देना संहिताओं को। क्रिमिनल लॉज में नीड रिफॉर्म बट नॉट न्यू एंड अनफेमिलियर नेम्स। देखो आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कहा गया है कुछ नए और अपरिचित नामों को नहीं जोड़ा जाए, संपादकीय में कहा गया है।
Few disagree that law required an overhaul from time to time so that there could be abreast of developments in technology and changes in society. अब समझने वाली बात है कि देखो कुछ इस बात से असहमति जताई जा सकती है कि कानूनों में समय समय पर बदलाव की आवश्यकता होती है ताकि वो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और समाज में जो चेंजेज हो रहे हैं उससे उस कानून जो है वो एक तरह से सामंजस्य बैठा सके। अब इसका मतलब ये नहीं है, however it does not mean the whole new courts be introduced and given abstruse names। अब देखो इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी संहिताओं को ही बदल दिया जाए या फिर इसे कुछ अपरिचित नाम दिए जाएं, कुछ नए नाम गूढ़ नाम दिए जाएं, है ना। तो अगर वहीं वास्तव में बात करूं, व्हेन इन सब्सटेंस वास्तविकता की अगर बात की जाए तो द ओल्ड लॉज आर एसेंशियली रिटेन्ड, पुराने कानून अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि बदल दिए गए हैं। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म अबाउट द भारतीय न्याय संहिता टू रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द भारतीय साक्ष्य बिल टू रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट इज दैट इट इज अननेसेसरी टू रेफर देम होली इन देयर हिंदी नेम्स। अब यहाँ पे हिंदी नेम में दिए जाने पर आपत्ति जताई गई है। आप सभी को मैंने बताया अभी, वो जानकारी के लिए रख लो। आलोचना है इसमें संपादकीय में, इसकी एक तरह से ये है, ये सही भी है कि एक तरह से भारतीयकरण कर दिया गया है कानूनों का, लेकिन अगर आलोचना के दृष्टिकोण से देखें तो नाम में परिवर्तन किए गए हैं, तो आलोचना भी की जा सकती है और इसके सपोर्ट में भी बातें कही जा सकती हैं। तो आप देखो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता को क्या किया गया है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की जगह पे आ गया है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो आ गया है किसकी जगह पे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह पे आ गया है। और जो भारतीय साक्ष्य बिल है वो इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे आ गया है। तो यही कहाँ पे कहा गया है कि ये इतना जरूरी नहीं था कि हिंदी नेमों से रेफर किया जाए, हालांकि कर दिया गया है तो सही ही है, एक तरह से भारतीयता की भावना आएगी। एवरी लॉ इन इंडियन हैज एन ऑफिशियल ट्रांसलेशन इन द रेस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज of every state, so the need for the IPC, CRPC and Evidence Act to be referred to in their Hindi name alone is questionable। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी कानून हैं, जितने भी एक तरह से अधिनियम हैं, तो इसमें ये है कि इसका जो अनुवाद है ना, हर एक जो ऐसे कि आपका IPC था, तो इसका हर एक जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आधिकारिक अनुवाद होता है, लेकिन आपने इसके नाम को चेंज कर दिया, हिंदी नामों में संदर्भित कर दिया इसके नाम को, जितने भी तीनों के नाम मैंने बताए हैं अभी, तो उसकी क्वेश्चनेबल है, प्रश्न इस पर उठाए जा सकते हैं, संदिग्ध है, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, ये कहा गया है। द क्रिमिनल प्रोसीजर law was reenacted in 1973 and it is known as the CRPC 1973 as distinct from its 1819 वर्जन। देखो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ जो है इसे फिर से 1973 में री इनेक्ट किया गया था, यानी 1973 में इसे फिर से अधिनियमित किया गया था। किसकी हम बात कर रहे हैं, आपराधिक प्रक्रिया कानून की, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ की। और अभी और जो इसे फिर से जो अधिनियमित किया गया तो तब से इसे जाना जाने लगा CRPC के तौर पे, CRPC 1973 के तौर पे जाना जाने लगा एट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स 1898 वर्जन, जो कि इसके 1898 वाले वर्जन से क्या है, अलग है। The objective to have Hindi names is apparently an attempt to symbolize the de-Anglicization of criminal law। अब जो है हिंदी नाम देना है ना का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, मोटिव है, स्पष्ट रूप से ये है कि आपराधिक कानून के अंग्रेजीकरण जो है, ठीक है, आपराधिक कानून के अंग्रेजीकरण को खत्म करने का प्रयास है, डी एंग्लिसाइजेशन करने का प्रयास है। However, a preliminary scroll through the new names indicates that much of the original language is retained। अब देखो अगर आप इसको देखोगे, नए कानूनों की प्रारंभिक अगर जांच देखी जाए, उसे पता चलता है कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो एक तरह से कानूनों का वो रिटेन रखा गया है, जो मूल भाषा है ना वो एक तरह से बनी हुई है ना, तो अधिकांश भाग जो है वो बना हुआ है। इससे यह डाउट उत्पन्न होता है कि क्या परिवर्तन जो है इतने कम हैं, चेंजेस जो हैं, whether the changes are far too few to warrant their being enacted afresh, as deletions and amendments may have achieved the same purpose। अब देखो यहाँ पर आप
कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अमेंडमेंट है, परिवर्तन जो है या फिर चेंजेज जो हैं वो इतने कम हैं कि उन्हें नए तरीके से लागू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हटाने और संशोधन से एक तरह से एक ही मोटिव प्राप्त हो सकता है। और दूसरी बात कि अगर देखें, इट इज़ सम कंसोलेशन दैट द संहिताज आर टू बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी एज द कंसल्टेशन प्रोसेस अपीयर्स इनएडिक्वेट। अब देखो, अगर आप देखें एक तरह से एक और बात इसमें है कि संहिता की जो जांच है, परीक्षण जो है, वो संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जानी है, क्योंकि परामर्श प्रक्रिया है जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है शायद। इन सब्सटेंस अगर संक्षेप में देखा जाए तो डिलीशन ऑफ सेडिशंस इज वेलकम। तो राजद्रोह को हटाना एक तरह से क्या है, वेलकम वाला स्टेप है, स्वागत योग्य कदम है देशद्रोह का जो मामला है। एंड इट्स अपरेंट इक्विवेलेंट द न्यू section 150 does not use overbroad terms such as promoting disaffection against the government or bringing it into hatred or contempt। हालांकि अगर आप देखो, इसके जो समकक्ष है नई धारा, देशद्रोह के समकक्ष एक नई धारा लाई गई है 150। ये सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने, समस्या क्रिएट करने या घृणा या अवमानना जैसे व्यापक शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं है ना, डज नॉट यूज। इसमें उसके बाद आप देखो, इट क्रिमिनलाइज प्रोमोटिंग सेक्शनिज्म। अब देखो, हालांकि इसमें एक चीज़ है कि इसमें अलगाववाद जो है, एक तरह से जो बिखराव वाली भावना है, उसके बाद फिर देखो आप, और जो सशस्त्र विद्रोह है तो उसको यहाँ पर, उसका यहाँ पर जिक्र है, ठीक है, उसका यहाँ पर, उसको यहाँ पर क्रिमिनलाइज किया गया है, उसको उसका अपराधीकरण किया गया। बट ई ऑल्सो टारगेट सुपरवाइज एक्टिविटीज एंड एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टर्म्स दैट शुड नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज्ड। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि इसमें एक तरह से भारत की जो कुछ विध्वंसक गतिविधियाँ, खराब गतिविधियाँ हैं, जैसे कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, इसको भी लक्षित किया गया है। हालांकि इसका जो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आप देखो, टर्म्स दैट शुड नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज, इसका अगर से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी को फंसाने के लिए। अनदर पोटेंशियली मिसयूजेबल प्रोविजन इज इन द न्यू सेक्शन 195। एक और जो मिसयूजेबल यानी कि जिसका दुरुपयोग हो सकता है ऐसा प्रावधान जो है वो है नया सेक्शन 195, जो कि एक तरह से 153 बी IPC के समान है। इट पेनलाइजेज मेकिंग और पब्लिशिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो पार्डिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसमें प्रावधान ये है कि इसके तहत जो भारत की जो एक तरह से सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है या सुरक्षा है, उसको खतरे में डालने वाले जो इंफॉर्मेशन है या गलत इंफॉर्मेशन जो है ना, एक तरह से भ्रामक जो जानकारी है, उसको पब्लिश करना या बनाना या लिखना ऐसा, तो उसको इसमें दंडित किया गया है उसको इसके तहत। किसके तहत? तो न्यू सेक्शन जो 195 है। वेल, मॉब लिंचिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आर न्यू सेक्शंस। हालांकि मॉब लिंचिंग और जो है और जो संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये नए सेक्शंस हैं। और सिग्निफिकेंट ओमिशन इज हेट स्पीच। दूसरा जो है वो हेट स्पीच है ना, जो महत्वपूर्ण एक तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण जो चूक है वो घृणास्पद भाषण वाला है। हालांकि अगर आप बात करें यहाँ पर, इवन दो डिफाइनिंग इट एंड पनिशिंग इट हैव बीन अंडर डिस्कशन फॉर सम ईयर्स। हालांकि एक तरह से इसे परिभाषित करना कि हेट स्पीच क्या है और इसे दंडित करना यह चर्चा का विषय कुछ वर्षों से रहा है। द प्रोसीजर कोड इनेबल्स कंडक्ट ऑफ ट्रायल ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स इन एब्सेंसिया। हालांकि एक और प्रावधान मैंने बताया अभी आपको कि इस प्रोसीजर्स में एक और प्रावधान किया गया है कि जो अपराधी एक तरह से उपस्थित अनुपस्थित हैं उस पर भी मुकदमा चलाने की बात यहाँ पर कही गई है। मेकिंग वीडियोग्राफी ऑफ सीजर्स मैंडेटरी इज वेलकम। हालांकि जो सीजर का जो एक तरह से उसका सीजर मतलब एक तरह से जब्ती का जो वीडियोग्राफी है उसे अनिवार्य किया गया है, उसका स्वागत है। सो टू द प्रोविजन फॉर डीम्ड सैंक्शन इफ ऑथोरिटीज फेल टू ग्रांट इट विदिन 120 डेज। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि यदि अधिकारी 120 दिनों के अंदर इसे देने में विफल रहते हैं, वीडियोग्राफी की बात है,
तो एक तरह से डीम्ड मंजूरी का भी प्रावधान है। हालांकि जो रिमांड प्रावधान है, द रिमांड प्रोविजन सीम टू परमिट पुलिस स्टडी बियॉन्ड द करंट 15 डे लिमिट। हालांकि रिमांड अवधि जो है वो वर्तमान 15 दिन की सीमा से अधिक दी गई है ना, अधिक की पुलिस हिरासत का प्रावधान इसमें लग रहा है। ठीक है, रिमांड प्रावधान की बात करें तो वर्तमान में ये 15 दिनों की लिमिट है, हालांकि इससे अधिक जा सकता है। अट्रैक्टिंग सम क्रिटिसिज्म, ठीक है, जिसको लेकर के कुछ क्रिटिसिज्म को भी अट्रैक्ट किया है। इसकी आलोचना भी हुई है कि 15 दिनों से क्यों बढ़ाया गया है। द न्यू लॉज नीड क्रिटिकल स्क्रूटनी बट नॉट न्यू नेम्स। इसमें कहा गया है कि जो नए कानून हैं उसकी समालोचनात्मक जांच परीक्षण की आवश्यकता है, लेकिन नए नामों को देने की उतनी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जो भी दिया गया है, देखते हैं, सदन में विधेयक है, इस पर चर्चा होगी, तो हो सकता है इसमें कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिले या नहीं भी देखने को मिले, और ये जो एक तरह से नए कानून हैं वो वर्तमान समय के हिसाब से अस्तित्व में आए, क्योंकि कानूनों की एक तरह से प्रासंगिकता तभी तक रहती है जब वे एक तरह से आपके समाज के अनुकूल बैठें। तो समाज में जिस प्रकार से चेंजेस होते हैं, आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में, आपके देश में, उसी हिसाब से कानूनों को ढलने की आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से कानूनों को अपनाने की आवश्यकता होती है। तो उसी दिशा में ये एक कदम है। तो फिर आज हमने इसी पर चर्चा की। जो नए कानूनों का जो नया रूप प्रस्तुत किया गया है उसको लेकर संपादकीय था हमारे सामने। फिर मिलते हैं नए सेशन में। वर्ड बाय वर्ड सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, यानी नेक्स्ट सेशन तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।